अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 60 कैफ 1 का स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन 18 आपको होमवर्क में दिया था। 18 और 15 पहले मैंने 18 करवाया है, उसके बाद सीबी कल पे चला गया है और फिर इन्वेंट्री की रिवीजन की गई है, ठीक है, पिछली क्लास में। तो आप भी वही करेंगे। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 178। खामोशी से बेटा बैठे हैं। जो आप बोलता हुआ नजर आएगा बस वो बाहर जाएगा। ये हाइब्रिड में एक बंदा बिठा दें जी जल्दी से। बंदा नहीं बैठा हुआ और जो बोले मुझे बता दें इधर आके। यहाँ पे कैमरा के अंदर ऐसे बता दें ये वाले बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी क्लास में भी बिठा दें, कोई नहीं है तो साकिब को बिठा दें, कोई भी ना बोले। अच्छा जी, वैसे एक ऑप्शन पिछली बार मैंने बच्चों को दिया था, आपकी क्लास में तो नहीं दिया, सुबह वाली क्लास में थोड़ी सी गुंजाइश थी, तो मैंने कहा फिजिकल में कि जी 10 एक बच्चों की गुंजाइश है, कोई हाइब्रिड से आना चाहे, सिर्फ 2 बच्चे आए, बाकी कहते हैं हम ठीक बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि हाइब्रिड में अगर बोलना कंट्रोल्ड रहे तो हाइब्रिड ज़्यादा बेहतर होता है, बच्चों को नजर आ रहा होता है, कंसंट्रेशन भी होती है, रिलैक्स भी होते हैं थोड़ा सा। लेकिन मतलब नहीं कि छाड़ के टुट जाना मैंने सारे, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन मकसद कहने का यह है कि हाइब्रिड में खामोशी जो है, जब पहली रो में फीमेल स्टूडेंट्स बोल रही हैं जो आपस में, तो हाइब्रिड में नहीं बोल रही, मैंने वैसे ही कहा। हाइब्रिड में अगर खामोशी रहे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे बच्चों का। और कुछ बच्चे बोलते हैं वो अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी करते हैं, तो सो प्लीज़ खामोश रहा करें। वैसे मैंने बंदों को कहा हुआ है कि मुझे बता दें कोई बोले तो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 178 पे है। और खैर से रिक्वायरमेंट में कमाल ही हो गया। ना करेक्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंड रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांगी, ना कोई बैलेंस शीट वगैरह गलत देकर सही मांगी, बल्कि सस्पेंस अकाउंट मांग लिया और कंप्यूट करेक्टेड नेट प्रॉफिट, जिसका मतलब कि गलत प्रॉफिट भी गिवन होगा, एडजस्टमेंट्स करके हम सही वाला प्रॉफिट निकालेंगे। तो सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं जी। ट्रायल बैलेंस ऑफ मून मार्ट डिड नॉट एग्री एट 31 दिसंबर 21। 31 दिसंबर 21 हमारा ईयर एंड था, ठीक है जी। और हमारा यानी हम मून मार्ट हैं, हमारा ट्रायल मैच नहीं किया। एंड द शॉर्टेज ऑफ 215 ऑन द डेबिट साइड वॉज कैरी टू सस्पेंस अकाउंट। मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं, ठीक है, उनमें शॉर्टेज कौन सी साइड पे थी? डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, ट्रायल। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर शॉर्टेज थी, जिस कितनी थी? 215। तो वो 215 यहां पर डालकर उन्होंने इन दोनों साइड्स को बराबर कर लिया, ठीक है, सही है ना। तो ये सस्पेंस अकाउंट जैसे हमने वो एग्जांपल 1 में किया था, ठीक है ना। तो ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस किस तरफ होगा? ट्रायल में डेबिट साइड पे, ठीक है ना। पढ़ने से समझ आता है। शॉर्टेज ऑफ 215 ऑन डेबिट साइड, शॉर्टेज किस तरफ थी? डेबिट साइड पे। तो अगर उसको लिखना है ट्रायल में तो फिर डेबिट साइड पर ही लिखेंगे। और जब उसको रीओपन करेंगे सस्पेंस अकाउंट जो उसने कहा है बनाने के लिए, तो ये 215 किस तरफ लिखेंगे? तो ये हमारी रिक्वायरमेंट 1 थी, सस्पेंस अकाउंट बनाना, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट में एज पर ट्रायल जो फिगर आनी है वो डेबिट साइड पर आनी है और वो 215 आनी है। रुपीज इन थाउजेंड्स लिखना था जी, उसकी वजह यह है कि ये सस्पेंस अकाउंट हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो इसमें रुपीज इन थाउजेंड्स आपने लिखना था। नेक्स्ट, अच्छा अब अगली बात, अगर ट्रायल का डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है तो पक्की बात है गलतियां हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस गलत ट्रायल से ही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना दी, स्टेटमेंट बन गई, प्रॉफिट निकाल लिया। तो अगर उन्होंने गलत ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट बनाई है तो उसमें जो प्रॉफिट आया होगा फिर जाहिर सी बात है वो भी गलती होगा। बैलेंस शीट में बहुत सारी आइटम्स गलती होंगी तो वो सही करने ही पड़ेंगी। तो वो यही कह रहा है 215 का शॉर्टेज जो डेबिट साइड पे था वाज कैरीड टू सस्पेंस अकाउंट। और फिर क्या किया उन्होंने? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल, जिसमें डिफरेंस था, इस ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बना ली, ठीक है। शोड इकट्ठा है असल में, शो एड नेट प्रॉफिट ऑफ 1441। अब ये 1441 का प्रॉफिट क्योंकि उस ट्रायल से बना है जिसमें डिफरेंस था, तो फिर ये भी गलत है, तो इसको भी सही करना है। ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है। कितना जी? 1431। जब हम इस 1431 के प्रॉफिट में अपनी एडजस्टमेंट्स को कर लेंगे तो फिर एडजस्टेड करेक्टेड प्रॉफिट हमारा निकल आएगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, ए और बी, ठीक है। ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए सोल्यूशन में भी थी, उसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर्स हैं, ठीक है। वो प्रिंटिंग एरर्स आपको फिर दिखा दूंगा। वैसे जरूरत क्या है? जब हम खुद ही सवाल कर रहे हैं तो उस सवाल के अंदर ये असल में एक्सेल में बनाया जाता है ना, तो वो फिर वर्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ आ जाती हैं, जैसे ये आपको नजर आएंगी।
ये कुछ मैं बाद में आपको पिक्चर दे दूंगा। 118 को डेबिट साइड पे लिखना था, गलती से इधर लिखा हुआ है। दूसरा ये 220 क्रेडिट साइड पे लिखना था, गलती से डेबिट पे लिखा हुआ है। यहाँ 8/12 लिखा हुआ। ये 3 गलतियां थी सोल्यूशन में। ये बाद में सही करने की जरूरत क्या पड़ेगी, पूरा सवाल जब मैंने कराना है तो वहां पर सही वाला ही आ जाएगा, ठीक है ना। वही सोल्यूशन की पिक ट्यू रे ले लेना। शुरू करते हैं जी सवाल। अब ट्रायल में डिफरेंस था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन गई, प्रॉफिट भी निकल आया। अब फिर रिव्यू किया उन्होंने। ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड। रिटर्न आउटवर्ड, भाई ये रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड ना बड़ा कंफ्यूज करते हैं। जब भी कभी आए आप अपने पसंद वाले लफ्ज इन पे लिख लिया करो। रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न, हाँ मुझे बोलने दो। रिटर्न का रुख है आउटवर्ड्स, यानी हमने चीजें जो वापस की हैं वो उनका हमने चीजें वापस की, यानी कि चीजों की वापसी का रुख बाहर की तरफ है। गुड्स जब खरीदते हैं तो बिजनेस की तरफ गुड्स आती हैं। अब अगर हम रिटर्न कर रहे हैं और गुड्स बिजनेस से जा रही हैं तो फिर ये परचेज रिटर्न है। क्या है ये? तो इसको लिख लिया करो अपने पास पर्चे पे, जब भी कभी आए तो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न लिखा करो, इससे आप कंफर्टेबल रहते हो। वो इनवर्ड आउटवर्ड मिक्स कर जाता है। ऐसे ही रिटर्न इनवर्ड है। जब गुड्स बेचते हैं तो गुड्स का रुख होता है बिजनेस से आउटवर्ड टुवर्ड कस्टमर, और जब रिटर्न हो रही है बिजनेस की तरफ इनवर्ड, तो ये फिर कस्टमर ने चीजें रिटर्न की हैं, हमें आ रही हैं, तो रिटर्न इनवर्ड मींस सेल रिटर्न्स। ठीक है, ये तो हो गया अब आसान जुमला हमारा। इनवर्ड आउटवर्ड नहीं पढ़ेंगे, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न पढ़ेंगे। अब परचेज रिटर्न ऑफ 18,000 वॉज, कहीं कोई गलती हुई है, पहले सही वाली बात बता दो। अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या सीखी हुई है? क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। कितने से जी? 18 से। हाँ 1000 है, लेकिन ये तो वर्किंग है, ये रिक्वायर्ड ही नहीं है। कोई आसान अगर आपको मिल जाए एडजस्टमेंट तो मत करो ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट तो सस्पेंस अकाउंट बनाना और प्रॉफिट, और अगर कहीं मसला लगे तो वर्किंग में ये ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग कर लो। ठीक हो गया? ये होना चाहिए था ओरिजिनल, पर वो क्या कह रहा है? वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट, यानी गलती में उसने सेल रिटर्न को क्या कर दिया? परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, गलती से सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया। अब दूसरे इंपैक्ट के बारे में खामोश है तो उसे क्या करोगे? सही अज्यूम करोगे। तो देखो क्रेडिट कुछ हुआ ही नहीं। समझ आइए? समझ आइए? ठीक है, नहीं समझ आई? परचेज रिटर्न तुम्हें उसे समझ आ गई है, तुम्हें समझ आइए? तो फिर उससे समझ दो, छाड़ते वकील साहब। हाँ जी, सबको समझ आई ये बात? फिर सुनो, परचेज रिटर्न थी, होना चाहिए था क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। कह रहा है वाज रॉन्गली पोस्टेड टू सेल रिटर्न, वो रॉन्गली है ना, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ। अच्छा ये डेबिट आपकी सहूलत के लिए उसने लिख दिया, ना भी लिखता तो हम यूं कहते हैं ना वाज पोस्टेड टू सेल रिटर्न, तो हम ये कहते हैं कि वो डेबिट हो गया। बहरहाल चलें, उसने आसानी कर दी, वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल रिटर्न, यानी उसने सेल रिटर्न परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था ना, उसने परचेज रिटर्न क्रेडिट करने की बजाय क्या कर दिया? सेल रिटर्न को डेबिट। ठीक है, तो क्रेडिटर डेबिट होना था, उसके बारे में खामोश है तो उसको डेबिट ही कहा। अब रॉन्ग एंट्री में कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ, डेबिट हो रहा है 36 से, तो फिर रॉन्ग एंट्री में ये डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, बोलो? तो फिर सस्पेंस आएगा इस एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो क्रेडिटर डेबिट होना सा नहीं हुआ, हो गया, कुछ ना करें, जो होना था वो गलती में ही हो गया तो कुछ ना करें। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें, तो क्रेडिटर परचेज रिटर्न क्रेडिट 18 से। ठीक है, नेक्स्ट, सेल रिटर्न जो डेबिट हुआ है ये गलत हो गया है, सही करना है तो इसको भी क्या कर दो? क्रेडिट कर दो सही करने के लिए, सेल रिटर्न क्रेडिट 18 से। और अब बफलो इज ब्राउन, मज इज बुरी, ठीक है, और कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ ग्रीन हो गया ओरिजिनल रॉन्ग में, तो फिर मजबूरन आपने सस्पेंस को ही अब दूसरा इंपैक्ट देना है, सस्पेंस डेबिट कर दें 36। ठीक है, तो 36 से सस्पेंस डेबिट, सेल परचेज रिटर्न 18 से क्रेडिट, और सेल रिटर्न भी 18 से क्रेडिट। अब इस रेक्टिफाइंग एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बल्कि इसकी हमने पोस्टिंग करनी है अपनी रिक्वायरमेंट्स में। तो सबसे पहले सस्पेंस को डेबिट करो 36 से, और हम क्यों लिखें आगे सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, पता नहीं क्या है, हम तो लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। अब इनका इंपैक्ट जाना है प्रॉफिट पे, लेकिन मेरे बच्चों सेल रिटर्न परचेज रिटर्न को डायरेक्ट प्रॉफिट पे सोचना ना बड़ी मुसीबत है, इसलिए एक वास्ता इस्तेमाल करेंगे सेल और परचेज का, क्योंकि इससे हम कंफर्टेबल हो जाते हैं एकदम से। ठीक है, अब पूरी कहानी सुनना। सेल इनकम है, इसकी नेचर क्रेडिट, सेल जब बढ़ती है तो क्रेडिट, प्रॉफिट की बात अभी मत करो, अभी तो सेल और सेल रिटर्न को देख लें। सेल जब बढ़ती है तो क्रेडिट, सेल रिटर्न कॉन्ट्रा सेल है, और जब सेल रिटर्न बढ़ती है तो इसका मतलब सेल कम हुई, सेल डेबिट, सेल रिटर्न का बढ़ना, सेल रिटर्न डेबिट करके। ठीक है, ये दरअसल क्या होता है? सेल कमी।
ठीक है ना, जैसे हमने आज तक यही सीखा था, एसेट डेबिट नेचर है, अक्यूमुलेट एक्शन उसका कॉन्ट्रा है। ये 3-4 कॉन्ट्रा हमने बचपन से देखे हैं ना आज तक, ठीक है। सेल और सेल रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न, एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेटर्स और प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये सब के सब कॉन्ट्रा हैं अपने अपने अकाउंट्स के, ठीक है ना। यानी सेल का कॉन्ट्रा सेल रिटर्न, परचेज का कॉन्ट्रा परचेज रिटर्न, एसेट कॉन्ट्रा अक्यूमुलेशन, डेटर का कॉन्ट्रा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। इन सबको अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मौका आने का तो इनको नेट कर देते हैं। सेल अलग सेल रिटर्न अलग, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में आते हुए सेल लेस सेल रिटर्न नेट सेल देते हैं। परचेज अलग परचेज रिटर्न अलग, लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए परचेज लेस परचेज रिटर्न करके नेट परचेज कर लेते हैं। एसेट अलग अक्यूमुलेशन अलग, लेकिन बैलेंस शीट बनाते हुए बुक वैल्यू पर ले आने के लिए नेट कर देते हैं। डेटर्स अलग प्रोविजन अलग, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रा इस तरह से चलता है। कॉन्ट्रास हमने कुछ देखे हुए, ठीक है। अच्छा, ऐसी बात पता नहीं कहां निकल गई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने मुझे बताना है कि सेल रिटर्न सेल का कॉन्ट्रा है, ऐसे ही है। सेल रिटर्न अगर बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, और सेल रिटर्न अगर कम होती है तो वो क्रेडिट होती है। सेल रिटर्न बढ़ने का मतलब सेल की कमी, कॉन्ट्रा जो हुआ, ये बड़े ध्यान से सुनना है। और एक बात याद रखना, मैं प्रॉफिट तक भी डायरेक्ट नहीं लेके जाना चाह रहा। कभी भी सेल रिटर्न परचेज रिटर्न को ना डायरेक्ट प्रॉफिट मत सोचना, बिल्कुल ही घूम जाओगे। सुकून से सेल और परचेज तक लेके आओ, क्योंकि ये कॉन्ट्राज हैं। सेल परचेज पे एक बार ले आए, फिर 1 मिनट का काम नहीं है। फिर आप कहोगे सेल बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ा। सेल कम हो गई, इनकम कम हो गई, प्रॉफिट कम कर लो। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया तो एक्सपेंस के बढ़ने प्रॉफिट कम, वो आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो वापस आओ, सेल की नेचर क्रेडिट, सेल जब बढ़े तो क्रेडिट। सेल रिटर्न की नेचर डेबिट, सेल रिटर्न जब बढ़े तो डेबिट। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रास्ट है, तो सेल रिटर्न का बढ़ना मतलब सेल की कमी, और सेल रिटर्न का कम होना मतलब सेल का बढ़ना। ऐसे ही है, ये बात डिसाइड हो गई। अब मुझे बताओ, सेल रिटर्न क्रेडिट हो रही है मतलब कम हो रही है। सेल रिटर्न क्या हुई? कम। सेल रिटर्न के कम होने का मतलब, सेल रिटर्न के कम होने का मतलब सेल्स बढ़ गई। सेल्स के कम होने का, सेल रिटर्न कम होने का मतलब सेल्स बढ़ गई। ऐसे ही वापस आओ परचेज रिटर्न की तरफ, इधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। परचेज की नेचर डेबिट, बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। परचेज रिटर्न इज कॉन्ट्रा परचेज, यानी परचेज रिटर्न जब बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है मतलब बढ़ रही है। परचेज रिटर्न के बढ़ने का मतलब होता है परचेज की कमी, क्योंकि ये कॉन्ट्रा है। बस इतना सा याद रखना है आपने, ठीक है। परचेज रिटर्न बढ़ रही है या कम हो रही है, सेल रिटर्न बढ़ रही है या कम हो रही है, उसका इंपैक्ट आपने ले लेना है परचेज और सेल पर। उसके बाद प्रॉफिट पे इंपैक्ट निकालना कोई मसला नहीं, और अगर नहीं करोगे ना तो घूम जाओगे। शायद कोई अच्छा बच्चा हो, मेरे जैसे लायक बच्चों की बात कर रहा हूं, कि जो घूम जाते हैं, उनके लिए ये रास्ता, ठीक है। तो परचेज रिटर्न का बढ़ना मतलब परचेजेस की कमी, और सेल रिटर्न का कम होना मतलब सेल्स क्या बढ़ना। यहां पर परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है ना, परचेज रिटर्न क्रेडिट होने का मतलब होता है परचेज रिटर्न का बढ़ना, परचेज रिटर्न का बढ़ना मतलब परचेज की कमी। सेल रिटर्न क्रेडिट हो रही है तो सेल रिटर्न क्रेडिट होने का मतलब होता है सेल रिटर्न की कमी, सेल रिटर्न की कमी का मतलब होता है सेल का बढ़ना। जब ये एक बार डिसाइड कर लिया तो आगे तो कुछ भी नहीं बचा। क्या ख्याल है? परचेजेस इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेल्स इज एन इनकम, इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस 18 और 18 दोनों का इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ रहा है? ये प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। बात समझ आई? थोड़ा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब पर्चे के लिए जिंदगी भर आसानी होगी। ये एक बार नहीं, सिबी वाले सवाल में भी इस तरह की एडजस्टमेंट है। टाइमथी वाला आज होमवर्क में जो दिया, पहले दिया था एक बार, आज दोबारा होमवर्क में दिया, उसमें भी ये काम है। तो सेल रिटर्न परचेज रिटर्न कभी भी डायरेक्ट नहीं करोगे, एक बार आज मेहनत कर ली, अब आइंदा आसानी रहेगी। तो आखिरी बात सुनो, परचेज रिटर्न के क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न का बढ़ना या कम होना? बढ़ना। परचेज रिटर्न के बढ़ने का मतलब होता है परचेज की कमी। डन। सेल रिटर्न क्रेडिट हो रही है, सेल रिटर्न क्रेडिट हो रही है, सेल रिटर्न की क्रेडिट होने का मतलब सेल रिटर्न की कमी, सेल रिटर्न की कमी का मतलब होता है सेल का बढ़ना। जब यहां आ गए तो आगे कुछ बचा ही नहीं, आगे तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। डायरेक्ट सोचना जरा मुश्किल हो जाता है, आप बेशक सोच के देख लेना, मैं तो सोचवाना भी नहीं चाह रहा, किसी का दिल करे घर जाके सोच ले और घूमे तो फिर ठीक है, ठीक है। परचेज इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया। सेल इज एन इनकम, इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ गया। इसका मतलब एडजस्टमेंट 1 का इंपैक्ट प्रॉफिट पर क्या पड़ेगा? ऐड कर देंगे हम एडजस्टमेंट 1, ठीक है। और सिर्फ एक नहीं, बल्कि मैं कहता हूं अलग अलग करने की बजाय दोनों को यहां पर ऐड कर दो। दोनों ने ही बढ़ाया है ना प्रॉफिट को, कोई एक कम करता है एक बढ़ाता तो आप ना भी लिखते, या 18 - 18 करके 0 कर देते, तो ठीक है ना। बहरहाल अभी तो 36 आ गई। एडजस्टमेंट 1 इज ओवर फ्रॉम माई साइड। ये हैं इसके टोटल इंपैक्ट्स, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ऐसे कर लिया था घर पे, हाथ खड़ा करें।
अच्छा, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था इस सवाल को? आज बेहतर है आप लोगों का स्कोर। हाइब्रिड 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 देखा ही नहीं मैंने, पहले हाथ नीचे कर लेते हैं हाइब्रिड वाले। बॉयज हाइब्रिड क्या हो गया आप लोगों को यार? आप इस दफा पास नहीं करना चाहते? क्यों पढ़ना छोड़ा हुआ यार आप लोगों ने? कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है? इन्हें क्या पता कि क्या होती है? पॉइंट 1 में कोई मसला है तो बताएं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। चलें आगे। पॉइंट नंबर 1 इज ओवर। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2। A sale invoice of 42,000 was posted twice in sales ledger। बच्चों, इस सेल लेजर का मतलब होता है डेटर लेजर। ये अब आपने ना माजरत के साथ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में पढ़ा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने ना इसके लिए, वैसे पहले मैं आज तक इस सवाल में बच्चों को से बता देता था, बच्चे कहते थे ठीक है, लेकिन इस दफा मैंने सोचा कि क्यों ना इंट्रो की पुरानी किताब ढूंढूं, उसमें से बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का टॉपिक ओपन करूं और उसमें से ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज होती हैं इनके लिए वो ओपन करके बच्चों को तस्वीर खिंचवा दूं, वॉल्यूम 2 में डाल भी दूंगा, ठीक है ना। मतलब डेटर के लेजर को सेल का लेजर भी कहा जाता है, डेटर लेजर या डेटर अकाउंट को सेल लेजर भी कहा जाता है। फिर आप कहोगे कि भाई सेल्स को क्या कहा जाता है? सेल्स को कहने के लिए वो सेल डे बुक कह देगा या सेल्स अकाउंट कहेगा, सेल्स लेजर नहीं कहेगा। लफ्ज लेजर जब भी आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? सेल लेजर का मतलब डेटर का लेजर है। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओ यार साकिब, तुमने तो सब कुछ ही बंद कर दिया। ठहर जाओ। लेट मी लव पुरानी किताब, इंट्रो सितंबर 21 में ये होती थी और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री देख रहे हो, नोट्स में बिल्कुल एंड वाला सफा होता था जब इंट्रो पढ़ाया करता था मैं। ये तब की बात है। ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा अभी, ये पहले से किताब आपके सामने खोली है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये जरा थोड़ी देर के लिए हाईलाइटिंग कर लूं मैं, ठीक है, फिर आपको तस्वीर खिंचवाऊंगा। अल्टरनेटिव नेम्स, यार कर दे यार भाई, हाईलाइट कर दे यार भाई। नहीं अल्टरनेटिव, चक्कर ही कोई नहीं, लड़ पड़ा नेम्स नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। और नहीं यार पता नहीं क्यों नहीं कर रहा वो, छोड़े। ये देखें, मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना था, डेटर का लेजर, डेटर का लेजर। भाई कह रहे हैं हाईलाइट करके कर लें, वही करना पड़ेगा मुझे भी लग रहा है। ये डेटर का लेजर है, ठीक है। इसके अल्टरनेटिव नेम्स के अंदर पिछली क्लास में तो सही कर दिया था, सेल्स लेजर भी है, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव नेम जो मैंने सिर्फ पढ़ाना है अभी, बाकी तो आप तस्वीर खींच लेंगे। अगर कंट्रोल अकाउंट्स यूज कर रहे होते तो डेटर की बजाय वो डेटर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो डेटर कंट्रोल अकाउंट भी हो सकता था इसमें नाम, ठीक है, लेकिन उस केस के अंदर आपके यहां पर नाम आ जाता, ये देखो सेल्स लेजर, वही बात, और आगे कंट्रोल अकाउंट, सिर्फ इतना सा फर्क है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव नेम्स हैं, इनको याद यूद नहीं करना। अब मेरी बात सुने, ठीक है, इनको याद कतअन नहीं करना। इसकी पिक्चरें ले लेंगे हम और इसको मैं वॉल्यूम 2 के अंदर आपकी किताब के अंदर लेक्चर नोट्स वाले चैप्टर का पार्ट बना दूंगा, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये, पहले यार सब्र कर जाओ जरा, तस्वीरें खींचने वालों, तस्वीरें बहुत सारों की मिस हुई, मैं कह रहा था ये सामने है नाम। अच्छा, अब करना क्या है, जब कभी करेक्शन का टॉपिक रिवाइज करना है, जब कभी, तो आपने इन्वेंट्रीज देखना होगा, आपने बैट ऑफ लेट देखना होगा, ऐसे ही आप इस टेबल को भी देख लिया करेंगे। बाकी मेरा नहीं ख्याल जरूरत होती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के रिवाइज करने की, थोड़ी सी बात मैंने आज वैसे ही कर दी है इस सवाल के अंदर, फिर भी मुझे अगर कहीं जरूरत महसूस हुई तो मैं उसको रिवाइज करा दूंगा। आप कितनी को इंट्रो पढ़ाई जाए, पढ़ के तो आती है, ठीक है। तो ये आपने हर रिवीजन में एक नजर डाल लेनी है इस पर, और वैसे यूज होने वाले सिर्फ ये 2-3 अकाउंट्स ही हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं। तो जब भी रिवीजन करो 2 मिनट में सिर्फ इसको रीड करना है, याद नहीं करना। जब भी रिवीजन करने बैठे एक नजर डाली, दूसरी नजर डाली, ठीक है जी, ओके, चलो भी काम शुरू कर दें। हर 2-3 दफा रिवीजन जब करनी है एंड तक जाते जाते, तो जो जितनी कुछ बात रिटेन करानी है वो हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपके वॉल्यूम 2 का हिस्सा बना दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। साकिब भाई को कह दें, कौन कहेगा? ये कहना है कि ये अल्टरनेटिव नेम्स वाला इंट्रो किताब में से वॉल्यूम 2 में लेक्चर नोट्स में डालना है, ठीक है, अभी कह देना। अच्छा जी, चलें अब आगे। ये नहीं भाई, ये जी, अब समझ आती है जी सेल लेजर को डेटर लेजर क्यों कहा। अगर सेल्स की बात करता तो सेल्स अकाउंट कह देता या सेल डे बुक कह देता, सेल लेजर का मतलब, ठीक है। अच्छा, डेटर लेजर, डेटर कंट्रोल लेजर नहीं बोला मैंने, क्योंकि उसने नीचे बोला हुआ था कि कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, यानी कि
वो कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बनाते, मेन लेजर्स में भी उन्होंने डेटर क्रेडिटर ही रखा हुआ है, इकट्ठा नहीं करते, उनको अलग ही रखते हैं, ये वो कह रहे हैं। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। आ सेल इनवॉइस ऑफ 42, वापस आते हैं एडजस्टमेंट पे, समझ आ रही है सबको, समझ आ रही है। आ सेल इनवॉइस ऑफ 42 वॉज पोस्टेड ट्वाइस इन डेटर लेजर, डेटर अकाउंट, यानी कि होना चाहिए था डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 42 से, लेकिन डेटर के लेजर में उन्होंने कर दिया इसको 84 से डेबिट। सेल्स के बारे में तो वो कुछ नहीं कह रहा, उसको 42 ही रखें। अब सही करने के लिए डेटर ने 42 से डेबिट होना था, 84 से डेबिट हो गया, ज्यादा डेबिट हो गया, तो सही करने के लिए 42 से क्रेडिट कर दो। ठीक है, डेटर का अकाउंट 42 से क्रेडिट, और सेल्स तो क्रेडिट होनी थी, 42 से हो गई, कुछ ना करिए, तो दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल दें। अब इस अकाउंट से सस्पेंस डेबिट हुआ एडजस्टमेंट नंबर 2 से, लेकिन दूसरा इंपैक्ट डेटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, डेटर को सही करने की जरूरत नहीं है, यानी इस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं हो। ठीक है ना, बैलेंस शीट पे होना था, लेकिन बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, डेटर गलत वाले दिए नहीं होगा, हम सही करें। ठीक है, समझ आती है। अच्छा, ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है, अब दिल का क्या है, वो तो कर रहा है ना। ठीक है, थोड़ी सी ऐसी बात, जरा हल्की सी बात कर दूं जरा, कि आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का जो टॉपिक पढ़ा था बचपन में, कि पिछली क्लास में बात नहीं की, पर उनको भी ये तस्वीर दिखा दूंगा ना कल, उसमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सेल डे बुक, परचेज डे बुक, सेल डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, लिखने तो दो मुझे, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, फिर जनरल जर्नल, जर्नल नहीं, जनरल जर्नल। अच्छा, अब ये 5 तो हैं। क्रेडिट सेल्स इसमें आती हैं, क्रेडिट सेल रिटर्न इसमें, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेज रिटर्न, और बाकी जो इन 4 में नहीं आती वो इधर। लेकिन जो कैश की ट्रांजैक्शंस हैं वो आया करती हैं कैश बुक में, और कैश बुक मल्टी कॉलम बनती है, आपको पता है, कैश का कॉलम भी बैंक का भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब अकाउंटेंट्स कहते हैं कि इस कैश बुक को आप चाहो तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रख लो, चाहो तो आप मेन लेजर्स में ले आओ, मेन लेजर्स ये। अच्छा, अब साइंस क्या होती थी? साइंस ये होती थी कि सेल डे बुक है ना, अब इसमें आपने सेल शुरू कर दी, आपने एक दिन में अल्फा बीटा बशीर गामे को सेल की, फिर आपने अगले दिन फिर शौकत को, शकील को, अजमल को, सबको सेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर करते करते पूरा महीना गुजर गया, कोई डबल एंट्री नहीं की, बस सेल्स यहां पर लिस्ट डाउन होती जा रही हैं, सेल रिटर्न यहां पर इस डे बुक में लिस्ट डाउन होती जा रही हैं। ठीक है, अब हफ्ता या महीना, मैं महीना कह देता हूं, महीने के एंड पर एक टोटल फिगर आती है, उस टोटल फिगर की एक एंट्री की जाती है डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। बात समझे हो? और अगर डेटर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं तो डेटर कंट्रोल अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने कहा था ये नहीं बना रहे, तो मैं इसको सिर्फ डेटर ही लिख रहा हूं। ठीक है ना, तो पूरे महीने में कोई डबल एंट्री पास नहीं की। ठीक है, महीने के एंड पर टोटल किया, और टोटल करके एक बार ये एंट्री पास की, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, तो बात समझे हो? इसको कहते हैं, ये बुक्स ऑफ एंट्री में यही पढ़ा था ना, ये एक बार एंट्री हुई है, एक बार डबल एंट्री हुई है, डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट। ठीक है, बाकी एक रफ वर्क भी होता था जिसको हम मेमोरेंडम अकाउंट्स, मेमोरेंडम रिकॉर्ड, मेमोरेंडम लिखा है मैंने, कोशिश तो की थी, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, इनको आप रफ वर्किंग कह लें, ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होते, रफ वर्किंग कह लें। इधर सब्सिडरी लेजर्स भी होते हैं, कहते हैं इनको। ठीक है, ये हमारी अकाउंटिंग इधर चल रही है बेटा सारी, ये याद रखना हमेशा। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंट्री होती रहती। मंथ के एंड पे जाके एक बार डबल एंट्री होती है। कैश बुक है, कैश बुक के अंदर आपको पता है ढेर सारे कॉलम आते हैं, कैश का, बैंक का। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं जी, कैश और बैंक का कॉलम है डेबिट साइड पर, पैसे आते रहे डेटर से चेक भी, सारा महीना कोई डबल एंट्री नहीं की, महीने के एंड पे एक बार टोटल करेंगे, ये कैश है तो हम एंट्री करेंगे, कैश तो डेबिट हुआ पड़ा है, डेटर क्रेडिट, ये तरतीब होती है। महीने के एंड पर बैंक में कितने चेक्स आए टोटल करेंगे। अब बैंक तो डेबिट हुआ पड़ा है, ये डेबिट साइड है, मैंने डेबिट साइड बताई है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, बैंक डेबिट हुआ पड़ा है तो एक ही बार आकर डेटर्स को क्रेडिट कर रहे हैं। ये कंट्रोल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो।
कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम डबल एंट्रीज हर वक्त नहीं करते, हम सिर्फ वहां पोस्टिंग करते रहते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, और फिर एक बार वो वीकली रखा होता है, कुछ ने मंथली रखा होता है, कुछ ने डेली भी रखा होता है, एक बार एंट्री पास करते हैं मेन लेजर्स में। ठीक हो गया। सब्सिडरी रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए होते हैं कि पता हो अल्फा ने कितने देने हैं, बीटा ने कितने देने हैं, गैमा ने कितने पैसे देने हैं। तो यहां पर ना एक वो लेजर बना लेते हैं, लेकिन ये डबल एंट्री नहीं चल रही होती, यहां पर मल्टीपल डेटर्स के लेजर बन रहे होते हैं। वहां पर भी बस एक तरह से सिंगल एंट्री का हिसाब ही चल रहा होता है। यहां पर न्यू लिखा होता है डेटर ए, डेटर बी, डेटर सी, डेटर डी। क्रेडिटर के बारे में भी ऐसे होता है, डेटर ई। ये सिर्फ हमने एक रजिस्टर बनाया होता है जिसके अंदर जैसे यहां पे ए को सेल करेंगे यहां पे भी लिख लेंगे, बी को करेंगे यहां लिख लेंगे, कोई रिटर्न आई वो लिख लेंगे, और यहां पर किसी भी वक्त फोन करके उन्हें कह सकते हैं भाईजान इतने पैसे आपके बनते हैं। ये हमने रफ में अलग से रजिस्टर बनाया होता है बच्चों। ठीक है, ये है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का थोड़ा सा रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था बचपन में। तो इसको तो साइड पे ही कर दो ना, ये तो यहां पे बिल्कुल भी यूज नहीं होता। रेकंसिलिएशन बनाना आप सीख चुके होंगे, इंट्रो में वहां पे बनाई होगी, यहां पे उसकी कोई जरूरत नहीं। यहां पे सिर्फ इतनी सी सेंस आपको पता होनी चाहिए कि मेन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से मेन लेजर्स में एंट्रीज जाती हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद मेन लेजर्स के अंदर उसकी जर्नल एंट्री होती है। मेन लेजर्स से बनते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस, और क्लोजिंग बैलेंसेस से मिलकर बनता है फिर ट्रायल। ट्रायल कहां से बनता है? मेन लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस से। ये क्लोजिंग बैलेंसेस फिर डेटर का ये क्लोजिंग आया, सेल का ये मैंने ऐसे लिख दिया था माजरत, ये ले। ठीक है, ये बात समझो। तो थोड़ी सी साइंस आपको पता होनी चाहिए थी, टाइम बहुत लग गया। फिर कहते ने सवाल नहीं होया, क्या कुछ नहीं होया? बात समझे, समझ रहे हैं? क्या दुख हो रहा है? क्या दुख हो रहा है? इंटर एग्जाम होने का दुख हो रहा है? अच्छा चले कोई बात नहीं, कुछ बच्चे हैं खैर जितनी को जरूरत थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, बात समझे हो? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री देखो, सेल 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 सेल, कोई डबल एंट्री नहीं हुई, सिर्फ रिकॉर्डिंग हुई। मंथ एंड पे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, एक एंट्री उस टोटल से। कैश आया, बैंक चेक आया, कैश आया, चेक आया, कैश आया, चेक आया, कैश आया, चेक आया, कोई डबल एंट्री नहीं की। मंथ के एंड पे टोटल करेंगे कितना कैश आया, ये कैश अकाउंट में डेबिट हो चुका है, ये डेबिट साइड है। अच्छा, कैश बुक की डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड अलग होगी। ठीक है ना, ये अलग चल रही है, अब जगह नहीं है तो यहां पे बैंक वो नजर नहीं आ रहा आपको, कैश इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे। ओके, तो ये डेबिट साइड थी। तो कैश कितना आया मंथ में सारा टोटल करेंगे, और एक बार कैश डेबिट हुआ पड़ा है जाके डेटर क्रेडिट। चेक कितने आए, कितने आए, सारे टोटल किए, और एक बार ये डेबिट हुआ पड़ा है, बैंक डेबिट हुआ पड़ा है, डेटर क्रेडिट, और फिर वहां से क्लोजिंग निकलेंगे, क्लोजिंग से बनेगा ट्रायल, ट्रायल से बनेगी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का टॉपिक, अगर मैं 15-20 मिनट में इसको रिवाइज कराऊं तो। ठीक है, बाकी आप इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सवाल नहीं करवाने। ठीक है, जितनी को मुझे जरूरत थी मैंने आपको बता दिया। अब सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में ना इसने थोड़ा सा इसको टेस्ट किया था, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के कॉन्सेप्ट। तो ये बात समझ आ गई। अब सेल इनवॉइस ऑफ 4200 वाज पोस्टेड ट्वाइस इन सेल्स लेजर। अब इसमें तो इतना मसला नहीं है, पोस्टिंग कब होती है? जनरल लेजर्स में, मेन लेजर में। ठीक है ना, तो वो पोस्टिंग करते हुए ट्वाइस एंट्री कर दी, तो सस्पेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। सस्पेंस को हिट कर दिया, डेटर क्रेडिट हुआ है, प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट इसकी नहीं आई। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, चलें आगे। ओ, एडजस्टमेंट आसान थी अगर ये मसला ना होता। इक्विपमेंट आर डेप्रिशिएटेड एट 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है ना, क्योंकि अक्यूमुलेटेड एप्शन का ओपनिंग ना गलत हुआ है। ठीक है, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो आपको पता है ओपनिंग डेप्रिसिएशन निकलती है कॉस्ट, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग अक्यूमुलेटेड एप्शन ऑफ ऑल, यानी ओपनिंग बुक वैल्यू पर। और अगर ओपनिंग गलत हो गई है तो वो ओपनिंग वाली डेप्शन भी गलत हो जाती है। तो एडजस्टमेंट सही करना मसला नहीं था, अगली बात समझना मुश्किल था कि डेप्शन का इंपैक्ट भी आएगा। तो चलो देखते हैं, पहले आसान नंबर तो ले लें। नहीं समझ आएगी तो 2 नंबर में से एक आगे, एक नहीं, अल्लाह खैर करे। 50 नंबर 100 में से लेने हैं, 50 की तो गुंजाइश है ही। ठीक है ना, चल। बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेटेड एप्शन ऑफ इक्विपमेंट, अक्यूमुलेटेड एप्शन ऐसा काउंट होगा ना जो उन्होंने बनाया होगा। ठीक है, वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज 641 इंस्टेड ऑफ 461। आज उलट हो गया, कल और था। ठीक है, कल कम था ज्यादा, कल ज्यादा था कम ले आए थे, आज कम था ज्यादा ले आए। ठीक है, बहरहाल ये रॉन्ग है और ये होना चाहिए था, ऐसे ही है। चलो, यानी कि यहां पर ब्रॉड डाउन जो है वो रॉन्ग आ गया। ठीक है, मैं मिसाल ले लूंगा बाद में। बहरहाल ये रॉन्ग हो गया, ब्रॉड डाउन। अब इसको सही करना है तो ये देखेंगे, और इस एडजस्टमेंट में हिट किसको करना है? इसकी एडजस्टमेंट को जब इसको सही करेंगे तो इसको ये हिट किसे करेगा? सस्पेंस को। बताया था आपको, किसी भी लेजर का ब्रॉड फॉरवर्ड अगर गलत आ जाए तो सही करते हुए सस्पेंस हिट होता है। ठीक है ना, ये समझाया था ना। वो एग्जांपल 2 ना करना और वो 6-7 चीजें ना पढ़ना कितने नुकसान का बायस है, हर बार पढ़ाई जाती है।
ठीक है। तो 2020 के अटेम्प्ट में जो बच्चे कह रहे होंगे टाइम जाया किया था यार एग्जाम्पल 2 में ना उस्ताद ने वो 6-7 लाइनें ऐसे लिखवा दी थी उसने हाईलाइट करके कि यार पढ़ लो, क्या जरूरत है, ये जरूरत है, लग पता गया होगा। ठीक है, खैर छोड़े इधर देखें, 641 ब्रॉड फॉरवर्ड होना चाहिए था, यहां पर होना कितना, सॉरी 641 ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया है, होना चाहिए था 461, आना चाहिए था यहां 461, गलती से यहां पर लेकर कितना आ गए 641, यानी ओपनिंग ज्यादा ले आए। सही करना है तो ओपनिंग की नेचर, इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट ज्यादा हो गया ना, 461 की बजाय 641 हो गया, तो ओपनिंग ज्यादा आ गया है, तो सही करना है तो इसको, क्रेडिट नेचर की ज्यादा हो गई है, सही करना है, कम करना है तो इसको डेबिट करेंगे। तो ओरिजिनल रॉन्ग शॉन्ग कोई नहीं होता, आपको पता ही है। इस एंट्री में तो डायरेक्ट ही आते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होना था 400 से हो गया 600 से, मैं राउंड करके बोल रहा हूं, क्रेडिट होना चाहिए था 400 से हो गया 600 से। ओपनिंग क्रेडिट साइड भी लिखते हैं ना, तो क्रेडिट होना चाहिए था, इसलिए बोल रहा हूं इस तरह से, ओपनिंग क्रेडिट साइड भी लिखते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट होना चाहिए था 400 से हो गया 600, ज्यादा क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दो डेबिट। कितना है 600, वैसे कितना था 600, 461, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 180 से अक्यूमुलेशन को डेबिट करो, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, जगह काम कर रहा, 180 कैसे निकला समझ, और दूसरा इंपैक्ट डाल दो सस्पेंशन, ठीक है। अच्छा अगली बात, अगर तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो सुकून मारते हैं, डेप्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं आना था, क्योंकि रेट ने कॉस्ट पे लगना होता है ओपनिंग एसिड्स पे। पर मुसीबत क्या थी, मुसीबत ये थी कि इक्विपमेंट को 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे इन्होंने डेप्रिशिएट किया, तो क्या इन्होंने डेप्शन कैलकुलेट कर ली होगी, डेप्शन कैलकुलेट नहीं की होगी ना, नहीं की होगी, कैसे पागल हो गए आप, ट्रायल भी बन गया, इनकम स्टेटमेंट भी बन गई, बैलेंस शीट भी बन गई, नेट प्रॉफिट भी निकल आया और डेप्शन नहीं हुई। कौन सी दुनिया में रहते हैं भाई आप लोग, कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग, सब कुछ हो चुका हुआ है। ये डेप्शन का इंपैक्ट तो हम निकालते आ रहे हैं पहले दिन से, इसीलिए तो निकालते हैं कि सारा कुछ जब हो गया है, ट्रायल बन गया, फाइनेंस स्टेटमेंट बन गई, तो कैसे होता है कि डेप्शन की एंट्री ना हुई हो कैलकुलेशन को होने के बाद, तो वो भी कर गए होते हैं भाई। तो ओपनिंग अगर गलत हुआ है तो डेप्शन पे असर पड़ा है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि ये फिगर जरा मुश्किल है, आसानी से समझ। हम इक्विपमेंट अज्यूम करते हैं, इक्विपमेंट की ओपनिंग कॉस्ट है 500 रुपए, ठीक है, और ब्रॉड डाउन अक्यूमुलेटेड डेप्शन है गलती से आ गई 200 रुपए, आनी चाहिए थी 150, यही गलती हुई है ना, आनी चाहिए थी 150, गलती से आ गई 200। अब रॉन्ग क्या हो गया, ऑन ओपनिंग जब डेप्शन निकालने लगा तो मैंने कहा ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग डेप्शन ऑफ ऑल इनटू 15%, बताओ 10 करो, 10 हमारी एग्जांपल 10, तो 30 रुपए। ये डेप्शन हमने ऑन ओपनिंग चार्ज की होगी, ये गलत है कि सही है, गलत क्यों है, क्योंकि इसमें 200 रुपए वाली फिगर गलत आ गई है, तो यहां पर यूज हुई और फिर बुक वैल्यू पर रेट लगा, तो ये भी गलत हो गई। अब हम कह रहे हैं, ये लंबा तरीका सोचने का, शॉर्टकट भी इज कमिंग, शॉर्टकट इज जस्ट कमिंग शॉर्टली, ठीक है, लेकिन पहले लंबे तरीके से कॉन्सेप्ट तो ले लें, ठीक है, कि हुआ क्या, 30 रुपए की डेप्शन गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ओपनिंग डेप्शन गलत है, वो क्यों गलत है, वो ब्रॉड डाउन गलत किया था। अब उसने चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कॉस्ट में से नेट होकर बुक वैल्यू पर रेट लगवाना था, तो वो गलत हुई, फिगर गलत हुई, तो फिर ये फिगर भी गलत हुई। अब असल में था ये कि यहां पर आना चाहिए था 150, अगर यहां पर बच्चों 150 आता तो डेप्रिसिएशन कितनी होती, बताओ जरा, डेप्रिसिएशन कितनी होती 35 की, यानी इधर देखो ये ओरिजिनल है, अगर सही हुआ होता तो डेप्रिसिएशन कितनी होती 35, लेकिन हमारी इस गलती की डेप्रिसिएशन कितनी हुई है 30, तो फिर इस गलती को सुधारने के लिए, यानी ओपनिंग डेप्रिसिएशन को अगर हमने सही करने के लिए कम किया है तो डेप्रिसिएशन को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, क्योंकि माइनस होने वाली फिगर ना हमने गलती से ज्यादा लिख दी थी, जब ये ज्यादा लिखी थी तो नेट बुक वैल्यू कम आई थी, डेप्रिसिएशन भी कम आई थी। अगर हम इसको सही कर रहे हैं सही, तो हम ओपनिंग वाली फिगर को कम कर रहे हैं, यानी इस माइनस होने फिगर को कम कर रहे हैं। जब माइनस होने वाली फिगर कम होगी तो बुक वैल्यू बढ़ जाएगी, बुक वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी। तो ये करेक्शन अगर आपने करनी है कि डेप्रिसिएशन की ओपनिंग को कम करके सही करना है, तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाकर सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा मेथड था, रिड्यूसिंग वैल्यू। बात समझे। अच्छा अगली बात भी देखो, इतना लंबा काम करने की बजाय सिर्फ 50 रुपए जो डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेशन को आपने बढ़ाया है, ठीक है, सिर्फ इस 50 रुपए के ऊपर अगर आप 10% लगाओ तो वही 5 आता है, 5% 5 रुपए, ठीक है, तो यही 5 डायरेक्टली बढ़ सकते थे, ठीक है। ये लंबा तरीका है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ऑन एडिशन ऑन डिस्पोजल तो होता ही है, लेकिन गलती उनमें नहीं है ना जिसके बारे में कह रहा है गलती, तो उसी में डेप्रिसिएशन की गलती कहां पे हुई है, यहां पे हुई है। ये बात समझो। अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो जिंदगी कितनी आसान होती।
लेकिन जिनको 25 में ये समझ नहीं आया होगा उनके 8 में से 7 नंबर आ गए होंगे भाई, 1 नंबर नहीं आया होगा, बाकी तो नंबर होते ही हैं। ठीक है, तो सही है ना। अच्छा, अब ये तो लॉन्ग कट है, जिससे पता क्या लगा कि अगर आपने ओपनिंग एक्यूमुलेशन को सही करते हुए कम किया है तो डेप्रिसिएशन को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर इसी तरह से गलती ऐसी हुई होती कि ओपनिंग गलती में कम रह गया और सही करते हुए बढ़ा रहे होते, तो सही करते हुए अगर बढ़ा रहे होते तो डेप्रिसिएशन सही करते हुए कम करनी पड़ती। ठीक है ना, वाइस वर्सा चलता है। लेकिन इतनी लंबी सोचना परेशान करती है। एक शॉर्टकट बताता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि सेल रिटर्न को सेल पे सोचो, परचेज रिटर्न को परचेज पे सोचो, ऐसे ही एक्यूमुलेटेड एक्शन को एसेट पे सोचो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट नेचर की चीज है, कॉन्ट्रा एसेट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर कभी बढ़ेगी तो उसका मतलब एसेट कम हो रहा है, और एक्यूमुलेशन अगर कम होगी तो एसेट बढ़ रहा है। ये मतलब है, इतनी सी बात सोच लो, कितनी लंबी। वो तो कॉन्सेप्ट देना था ना कि मसला हुआ क्या है, कॉन्सेप्ट आपको भाई, बस समझ आ गया आपको, पिक्चर बना लेना, कहीं पे नोट कर लेना, लेकिन आपने कभी ना देखना। पर्चे के लिए क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्री में एसेट आए तो उसको देख लो, अगर एक्यूमुलेशन आ जाए तो उसको देख लो। ठीक है ना। अब देखो, एक्यूमुलेटेड एक्शन रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट। बढ़ना कम नहीं भाई, गलत कह रहे हैं आप, फिलहाल बोलो एक्यूमुलेशन क्या हो रहा है, डेबिट। एक्यूमुलेटेड एक्शन की नेचर क्या है, तो ये डेबिट हो रहा है तो मतलब कम हो रहा है, और एक्यूमुलेटेड एक्शन के कम होने का मतलब एसेट का बढ़ना। एसेट का बढ़ना एंट्री होती है, एसेट का बढ़ना है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, और डेप्रिसिएशन को बढ़ाने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्या ख्याल है, समझ में आती है बात। अब देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। तो मैंने इतनी लंबी एग्जांपल में भी आपको ये समझाया था कि अगर आपने गलती को यूं सही किया है कि आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो गलती को सही करते हुए कम की गई है, तो आपकी डेप्रिसिएशन पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, वो बढ़ेगी। अगर गलती को सही करते ओपनिंग प्रोडक्शन को कम किया है तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। अब ये लंबी सोच थी, बड़ी मुश्किल से समझ आती थी। आसान हल क्या निकाला, जुगाड़ क्या लगाया कि एक्यूमुलेशन की नेचर क्रेडिट है, इसके बढ़ने का मतलब क्रेडिट और कम होने का मतलब डेबिट। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको इंपैक्ट सोच लो इसका एसेट पे। अगर एक्यूमुलेशन बढ़े तो इसका मतलब ये एसेट का दुश्मन है, कॉन्ट्रा एसेट है, इसके बढ़ने का मतलब एसेट की कमी है, और इससे कम होने का मतलब एसेट का बढ़ना है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री में एक्यूमुलेशन क्या हो रहा है, डेबिट मतलब कम, एक्यूमुलेशन कम होने का मतलब एसेट का बढ़ना। एसेट के बढ़ने की वजह से डेप्रिसिएशन क्या होगी, बढ़ेगी। डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगेन वही डिफरेंस उठाओ जिसकी वजह से ये मसला हुआ है। जैसे वहां पे मैंने 50 को उठाया, ये आसान वाली एग्जांपल में 50 को उठाया और 5 का ही डिफरेंस निकला है। ऐसे ही इस 100 तुसी को निकालो, 15% लगाओ, और कितने मंथ्स ओपनिंग पे गलती हुई है, ओपनिंग वाले डेप्रिसिएशन पे हम कभी भी फ्रैक्शन नहीं लगाते, तो ये सारे साल की ही गलती डेप्रिसिएशन की हो गई है जी। कितना, 27। तो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर कहते कुछ कीता नहीं, दसो की कुछ करता। हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री 6-7 दिन लगा के इंटरम बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे रिवाइज किया आज है ना। आपका तो है ही लेवल बच्चों। चलें आगे, इसको भुगता लें, फिर आगे चलें, साथ साथ ये नंबर लें, पर्चा खींच के ले गए अगले, तो ये नंबर तो ले लो, यहाँ वर्किंग में पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा, पहुंचाओ इसको। ठीक है, जहां इसका मकाम है वहां पहुंचाओ। एक्यूमुलेटेड एक्शन बैलेंस शीट आइटम है, डेबिट होना है, लेकिन हम बना नहीं रहे बैलेंस शीट। सस्पेंस क्रेडिट होना है, वो हमारे सामने है, कितने से एडजस्टमेंट नंबर 3। एक्यूमुलेशन डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट, डन। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 3। 2 का तो इंपैक्ट आया नहीं था ना प्रॉफिट पे। ठीक है, कितने से 27 नेगेटिव। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड एक्शन को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाता है और बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे। ठीक है, ले जी, मेरी तरफ से एडजस्टमेंट 3 इज ओवर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं साथ वाले से।